हेलो एवरीवन। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। और हमने लास्ट लेक्चर में डिसाइड किया था कि अगर मोर पॉजिटिव एसिपी वैल्यू होगी देन इट मींस substance behaves as a strong oxidizing agent and vice versa. Similarly, if we have more negative acidity value means substance behaves as a strong reducing agent and vice versa. Apart from oxidizing and reducing agent, कुछ और बातें भी हैं। Look, मैंने लास्ट क्लास में आपको ये इक्वेशंस लिख के दी थी। इन तमाम इक्वेशंस को हम हाफ सेल इक्वेशंस कहते हैं। और हाफ सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन या तो उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा या फिर रिडक्शन का प्रोसेस होगा। सो हाफ सेल इट्स अ डिवाइस which undergoes oxidation and reduction during an electrolytic reaction. एक और इंफॉर्मेशन भी हम कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ सर, वो ये कि देखें, ये हाफ सेल है आपके पास और इस हाफ सेल की हमने ये डायग्राम बना के दी थी लास्ट क्लास में आपको। और हमने कहा था कि भाई यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। तो बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि अगर यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा तो फिर ये वैल्यू हमें कैसे डिटरमिन की। तो याद रखिएगा कि दुनिया के किसी भी हाफ सेल की अगर एससीपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप उस हाफ सेल को एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ अटैच करेंगे एंड दैट रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। टू फाइंड द एसपी वैल्यू of any half cell, we must attach it to a reference electrode called standard hydrogen इलेक्ट्रोड। हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इसकी पोटेंशियल वैल्यू 0.00 वोल्ट होती है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया हुआ। इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड because its potential value is 0.00 वोल्ट। सो क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्कशन करी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो ऑब्वियसली हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिस्कस करना है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, अपार्ट फ्रॉम द रिडक्शन सॉर्ट ऑफ थिंग्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम कुछ और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और इंफॉर्मेशन कलेक्ट किस तरह की जाती है उसके लिए हम एक छोटा सा डेटा आपके साथ शेयर करते हैं। डेटा हम डेटा बुकलेट से कलेक्ट करेंगे। ऑल राइट, ये हाफ इक्वेशन डेटा बुकलेट के अंदर गिवन है पोटेशियम की।
और इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है -2.92 वोल्ट। देन वी हैव सोडियम आयन, सॉरी कैल्शियम आयन। इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है -2.87 वोल्ट। देन वी हैव सोडियम आयन। इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है -2.71 वोल्ट। देन वी हैव मैग्नीशियम आयन। इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है -2.38 वोल्ट। Then we have aluminum ion. I think aluminum ion is 1.66. Let me confirm it from the data booklet. Aluminum ion 1.66. I was right. -1.66 volt. Then we have zinc ions. मैं सारे तो नहीं लिखूंगा लेकिन कुछ लिख रहा हूं। I mean majority मैंने लिख दिए हैं। इसकी वैल्यू -0.76 वोल्ट। Then we have copper ion. And its SCP value is +0.34 volt. Last but not the least, silver ions, plus electron, reversible sign silver, and its SCP value is +0.80 volt. आपको याद होगा आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, राइट? और जब आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी तो उस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर एलिमेंट्स अरेंज हुए हुए थे, मेटल्स अरेंज हुए हुए थे, राइट? तो क्वेश्चन इज के जो मेटल्स का अरेंजमेंट था उस रिएक्टिविटी सीरीज में, उसका बैकग्राउंड क्या था? उसका बैकग्राउंड था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तमाम के तमाम मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू अरेंज हुए हैं। पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव, सिल्वर लेस रिएक्टिव, इफ यू रिमेंबर। सो यहां से मैं एक पॉइंट और कंक्लूड कर सकता हूं, और वो पॉइंट ये है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। So standard electrode potential value gives the info about the reactivity of metal. Second, आप नोट करें यहाँ more negative value है, which is why potassium is the most reactive metal, right? यहाँ less negative value है, इसका मतलब zinc among these less reactive होगा. So मेरा conclusion ये है, the more negative the SCP value, the more reactive the metal is. All right. आपको एक चीज और भी याद होगी, जब आप ओ लेवल केमिस्ट्री में थे तो आप इस तरह से लिखते थे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड सो ऑन, राइट? यानी पोटेशियम के बाद फौरन क्या आता था? सोडियम, राइट? तो बेटा अकॉर्डिंग टू ओ लेवल केमिस्ट्री इट इज फाइन, लेकिन टेक्निकली एज पर द वैल्यूज जो कि मैंने डेटा बुकलेट से ली हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हमें मिली है, अकॉर्डिंग टू दिस सोडियम की रिएक्टिविटी कैल्शियम से कम होती है, क्योंकि दोनों की वैल्यू में फर्क है, राइट? सो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम।
तो हम जो ओ लेवल केमिस्ट्री में पहले सोडियम बाद में कैल्शियम लिखते हैं वो गलत था। आप आज के बाद से याद रखिएगा कि पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव वन, उसके बाद कैल्शियम, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम एंड देन सो ऑन। ओके, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और याद रखिएगा एक और बात कि रिएक्टिविटी जो है वो इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। ऑलराइट, ये भी ध्यान में रखिएगा कि पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, and silver is less reactive metal. Okay. Let's talk about standard hydrogen electrode. It is made up of glass electrode. इसकी इक्वेशन डेटा बुकलेट में गिवन है, 2 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल साइन हाइड्रोजन गैस, और इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है 0.00 वोल्ट। क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। लेट्स सी कि इसकी डायग्राम किस तरह से कंस्ट्रक्ट की जाती है और इसकी डायग्राम में क्या क्या चीजें मौजूद है। ऑलराइट, ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। So, पहली बात तो ये कि ये इलेक्ट्रिकल वायर है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए यूज होगा। सेकेंड थिंग, हम यहां से हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं एट 1 atm प्रेशर अंडर 298 केल्विन। ये हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है, आपको पता है। ओके, हम सब जानते हैं कि ये स्ट्रिप प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करेगी। यहां पर एक क्वेश्चन है कि भाई प्लैटिनम की जगह हमने ग्रेफाइट क्यों नहीं लिया। तो उसकी रीजन ये है कि प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, एसिड से रिएक्शन नहीं करता। एंड दूसरी रीजन ये है कि प्लैटिनम एक मेटल है, सो इट कंटेन्स सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंटेन्स सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सो इट हैज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ग्रेफाइट ओनली हैज 1 इलेक्ट्रॉन
उसके मुकाबले में कंडक्टिविटी जो है वो प्लैटिनम की ज्यादा अच्छी होगी। वन मोर थिंग, आप नोट करें, इस स्ट्रिप के ऊपर मैंने कोटिंग की हुई है। ये जो कोटिंग है ये बेसिकली प्लैटिनम ब्लैक की है। प्लैटिनम ब्लैक एक मिनरल होता है जो कि एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। ओके, वन मोर थिंग, याद रखिएगा, ये जो इक्वेशन होती है ना, इस इक्वेशन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप नोट करें यहाँ पर हाइड्रोजन गैस था, तो मैं इस हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस कर रहा था, राइट। आप नोट करें ये हाइड्रोजन आयन है आपके पास, इसका मतलब दिस हाइड्रोजन आयन विल सर्व एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हाइड्रोजन आयन है। ओके, और ये जो हाइड्रोजन आयन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन एज पर स्टैंडर्ड कंडीशन 1 मोल पर डीएम क्यूब लेनी है। ऑलराइट, मैं एक और भी चीज शेयर करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन की जो सोर्स है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, नाइट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड को भी यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन आयन की सोर्स के लिए। और ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स हैं। ये दोनों मोनोबेसिक एसिड है, ये डायबेसिक एसिड है। इसका मतलब ये 1 हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, ये भी 1 हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा। क्योंकि मोनोबेसिक एसिड है लिहाजा इनकी कॉन्सेंट्रेशन हम 1 मोल पर डीएम क्यूब लेते हैं। क्योंकि जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब लेंगे तो हमें इनके थ्रू 1 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोजन आयन मिलेगा, विच इज द कोर रिक्वायरमेंट। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर इसमें तो क्लोराइड आयन नहीं है। तो क्लोराइड आयन का इस बीकर के अंदर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्लोराइड आयन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो एज इट इज इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रहेंगे, वो कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है। सिमिलरली सर यहाँ तो अगर नाइट्रिक एसिड यूज करें तो नाइट्रेट आइंस हैं, तो नाइट्रेट आइंस हैं तो उनका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, वो एज इट इज बीकर के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। अब जाहिर सी बात है सल्फ्यूरिक एसिड हमारा डायबेसिक एसिड है, डायबेसिक एसिड है तो जाहिर सी बात है मुझे 1 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोजन आयन चाहिए। मैं 1 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोजन आयन उस वक्त डिटरमिन कर सकता हूँ या उस वक्त हासिल कर सकता हूँ जब मैं एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोल पर डीएम क्यूब रखूं, बिकॉज ये डायबेसिक एसिड है। इट विल गिव यू 2 हाइड्रोजन आयन। सो अगर 0.5 एसिड का है तो हाइड्रोजन आयन की 1 मोल पर डीएम क्यूब मिलेगी। अगेन इसके सल्फेट आयन इस बीकर के अंदर होंगे, लेकिन उनको कोई सिग्निफिकेंस इसलिए नहीं है क्योंकि बेटा आपके पास जो इक्वेशन है ना उसमें यही दो चीजें हैं, और यही दो चीजें मैंने यहाँ पर हाईलाइट की। तो पॉइंट इज कि आपको रोड लर्निंग की जरूरत नहीं है। वट एवर इज गिवन इन द हाफ सेल इक्वेशन आप उसी को देख के डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक और चीज, सर हाउ कैन आई डिसाइड कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होगा? तो मैं आपको एक क्लू दे रहा हूं। जब हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयन है तो मैंने एज अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया, राइट। तो मैं कंक्लूजन ये देता हूं, वेन एवर आयंस एंड गैसेस आर इन्वॉल्व प्लैटिनम इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड। चाहे कोई भी कंडीशन, कोई भी केस हो, कोई भी हाफ सेल हो, अगर उसमें आयंस इन्वॉल्व हो गए, गैसेस इन्वॉल्व हो गई हैं, तो फिर प्लैटिनम को एज एन इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। लेट मी राइट इट। इफ आयंस and gases are involved, platinum is used as an electrode। अब बच्चे बहुत से क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर सिर्फ आयंस हो जाएं तब भी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, सर अगर सिर्फ गैसेस हो तब भी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड।
अगर आयंस और गैसेस जस्ट लाइक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तब भी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ऑलराइट, तो अगर मुझे किसी भी अननोन हाफ सेल की एससीपी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, मैं इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके फाइंड आउट कर। जो हमारी लास्ट क्लास थी ना, उसमें देखो मैंने आपको बहुत सारे हाफ सेल्स लिख के दिए थे। ये देखो, ये हाफ सेल आपस में कंबाइंड भी हो सकते हैं, राइट। और हमें ये चीज सीखनी है क्योंकि यही पेपर के अंदर होगा, यही क्वेश्चंस में भी होगा। देखो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों हाफ सेल पॉजिटिव हो, दूसरी पॉसिबिलिटी कि दोनों हाफ सेल नेगेटिव हो, और थर्ड पॉसिबिलिटी कि एक हाफ सेल पॉजिटिव और एक हाफ सेल नेगेटिव हो। सो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंबाइनिंग हाफ सेल का। एंड मेक श्योर कि आपकी बहुत ज्यादा तवज्जो हो, बिकॉज ये समझ लीजिए कि पूरे चैप्टर पे अप्लाई होगा। ठीक है, कंबाइनिंग हाफ सेल। हाफ सेल को इससे पहले कि हम कंबाइन करें, उसका क्राइटेरिया हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो क्राइटेरिया मैं शेयर कर रहा हूं, मैं अभी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो पूरा क्राइटेरिया उन क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सही है। क्राइटेरिया सबसे पहले क्या है भाई? क्राइटेरिया ये है कि हम जब भी हाफ सेल्स को कंबाइन करते हैं, तो उसके नतीजे में हमें जो वैल्यू मिलती है, हम उसको उस वैल्यू को ई नॉट सेल कहते हैं। ई नॉट सेल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा फॉर्मूला यूज करते हैं ई नॉट राइट माइनस ई नॉट। ये जो आपके पास ई नॉट सेल है, इस ई नॉट सेल को हम केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहते हैं, और फिजिक्स में इसको हम ईएमएफ भी कहते हैं। ओके, अब ये डिसाइड करना है कि ई नॉट राइट कैसे जज करेंगे और ई नॉट लेफ्ट कौन सी वैल्यू को लेंगे, ये जज करना है हमने, है ना। इसके लिए हम क्राइटेरिया ही पढ़ रहे हैं, और क्राइटेरिया क्या है आप जरा देखिए। अगर एससीपी की वैल्यू मोर पॉजिटिव हो या फिर लेस नेगेटिव हो, आइदर मोर पॉजिटिव और आइदर लेस नेगेटिव, इन दोनों में से कोई एक केस होगा आपके पास, तो आपने रिडक्शन इक्वेशन यूज करना है। यानी अगर आपके पास वैल्यू मोर पॉजिटिव है तब भी रिडक्शन इक्वेशन लोगे, अगर आपके पास लेस नेगेटिव है तब भी आप उसको ये क्या यूज करोगे? एज अ रिडक्शन इक्वेशन। और जो भी रिडक्शन इक्वेशन होती है, उसकी वैल्यू को हमेशा हम ई नॉट राइट में प्लेस करेंगे। ऑलवेज फिक्स कर दिए मैंने बात फॉर द होल चैप्टर। देन अगर आपके पास एससीपी की वैल्यू लेस पॉजिटिव हो या फिर मोर नेगेटिव हो, तो इस केस में जो भी इक्वेशन होगी उसको हम एज अ ऑक्सीडेशन इक्वेशन यूज करेंगे, हमेशा एज अ ऑक्सीडेशन इक्वेशन लिखेंगे, और उसकी जो भी वैल्यू है उसको हम हमेशा ई नॉट लेफ्ट के फॉर्मूले में प्लग इन करेंगे। अगेन, ये पूरा क्राइटेरिया मैंने इस पूरे चैप्टर के लिए फिक्स कर दिया है, ये चेंज नहीं होगा। अब ये जो क्राइटेरिया है, ये हम 3 डिफरेंट एग्जांपल्स के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, वन बाय वन। राइट, दोबारा से सुनिएगा।
अगर एससीपी की वैल्यू मोर पॉजिटिव हो या लेस पॉजिटिव हो तो उसकी इक्वेशन जो भी होगी उसको हमेशा हम एज अ रिडक्शन इक्वेशन यूज करेंगे और उसकी वैल्यू को ई नॉट राइट में प्लग इन करेंगे। अगर वैल्यू लेस पॉजिटिव या मोर नेगेटिव है तो उसकी इक्वेशन को हमेशा ऑक्सीडेशन इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे और उसकी वैल्यू को हमेशा ई नॉट लेफ्ट के अंदर प्लग इन करेंगे। एग्रीड ऑन दैट? ऑन द बेसिस ऑफ दिस फर्स्ट एग्जांपल, है मेरे पास और मैं इस दोनों हाफ सेल्स जो हैं वो पॉजिटिव यूज कर रहा हूं। कॉपर हाफ सेल की एससीपी की वैल्यू +0.34 वोल्ट होती है। ये डेटा बुकलेट के अंदर इक्वेशन गिवन है। सिल्वर हाफ सेल की भी डेटा बुकलेट के अंदर इक्वेशन गिवन है और इसकी वैल्यू है गाइस +0.80 वोल्ट। जब दोनों वैल्यूज प्लस होंगी तो क्या होगा, क्राइटेरिया कैसे अप्लाई होगा? देखो, एक वैल्यू मोर पॉजिटिव है और एक वैल्यू लेस पॉजिटिव है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा है कि जब वैल्यू मोर पॉजिटिव होगी तो आप उसकी इक्वेशन को हमेशा क्या लोगे, रिडक्शन इक्वेशन। और जो वैल्यू लेस पॉजिटिव है उसकी इक्वेशन को हम हमेशा ऑक्सीडेशन इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, राइट? हम सब जानते हैं कि ये मोर पॉजिटिव है, तो मैंने भी क्राइटेरिया में आपको समझाया था कि जब मोर पॉजिटिव होती है और रिडक्शन इक्वेशन लेते हैं तो उसकी वैल्यू को ई नॉट राइट में प्लग इन करोगे। और ये वैल्यू लेस पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी वैल्यू को आप ई नॉट लेफ्ट के अंदर प्लग इन करोगे, राइट? दोबारा से देख लीजिए, एक वैल्यू मोर पॉजिटिव, एक वैल्यू लेस पॉजिटिव। तो जो मोर पॉजिटिव वैल्यू होती है उसकी इक्वेशन को रिडक्शन इक्वेशन लेंगे, वैल्यू को ई नॉट राइट में प्लग इन करेंगे। और जो लेस पॉजिटिव वैल्यू आपके सामने आई है उसकी इक्वेशन को ऑक्सीडेशन इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे और उसको लेफ्ट में प्लग इन करेंगे। एग्रीड ऑन दैट? ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप नोट करें, ये मोर पॉजिटिव है तो इस सिल्वर हाफ सेल की इक्वेशन को रिडक्शन फॉर्म में लिखना है। ये ऑलरेडी रिडक्शन फॉर्म में है, विच इज वाई मैं इसको एज इट इज कॉपी कर लूंगा। ओके, आप नोट करें, अगर इस हाफ सेल को मैंने रिडक्शन फॉर्म में लिखा है तो ऑब्वियसली इस कॉपर हाफ सेल को मुझे ऑक्सीडेशन इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। इस वक्त ये हाफ सेल रिडक्शन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मुझे ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखने के लिए इस हाफ सेल को फ्लिप करना पड़ेगा। याद रखिएगा कि मैं सिर्फ इक्वेशन को फ्लिप कर रहा हूं, मैं इस वैल्यू को फ्लिप नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इक्वेशन फ्लिप करूंगा मैं। तो मैं जब इक्वेशन फ्लिप करूंगा तो मेरे पास सिनेरियो ये बनेगा। आप नोट करें, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं होते तो हम इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हैं, क्योंकि ऑपोजिट साइड पे हैं इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। एंड दैट्स हाउ आई विल गेट द ओवरऑल इक्वेशन। और जब ये ओवरऑल इक्वेशन लिखी जाएगी तो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। ये है कॉपर प्लस 2 मोल्स ऑफ सिल्वर आयन, सिंगल एरो, कॉपर आयन प्लस 2 Ag। इस इक्वेशन को कहते हैं ओवरऑल सेल इक्वेशन, which is also called full cell equation। स्टेट सिंबल्स मेंशन करना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि कॉपर मेटल है तो सॉलिड, आयन है तो एक्वस, ये भी आयन है कॉपर का तो एक्वस, और सिल्वर सॉलिड है क्योंकि मेटल है।
हर केस में स्टेट सिंबल मेंशन नहीं करने होते। आपको आइडिया थ्रो कर दिया, अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए तो बताइए, नहीं पूछा तो नहीं लिखना आप। तो अगर हमारे पास 2 हाफ सेल्स पॉजिटिव होंगे तो हम उसको इस क्राइटेरिया की बेस के ऊपर सॉल्व करेंगे, राइट। हमने ई नॉट सेल भी तो फाइंड आउट करनी है, तो ई नॉट सेल फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं कि ई नॉट राइट में आप हमेशा मोर पॉजिटिव एससीपी वैल्यू लिखेंगे विच इज प्लस 0.80 वोल्ट। जैसे वो वैल्यू गिवन है वैसे इज प्लग इन कीजिए, माइनस ई नॉट लेफ्ट के अंदर हमेशा लेस पॉजिटिव एससीपी वैल्यू प्लग इन की जाएगी, जैसे गिवन है इंक्लूडिंग साइन एज इट इज प्लग इन कीजिए। ये हो जाएगा आपके पास प्लस 0.80 वोल्ट, ये हो जाएगा माइनस 0.34 वोल्ट। सो यहां से एस ई पी की वैल्यू आपके, सॉरी, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, प्लस 0.46 वोल्ट। ऑल राइट, दैट्स हाउ इफ टू हाफ सेल्स आर ज्वाइनिंग टुगेदर, दैट्स हाउ यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। और ये कभी चेंज नहीं होगा फॉर्मेट, लेकिन अगेन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं समझता हूं आपको आनी चाहिए इस स्टेज। पहली बात, कि जब ई नॉट सेल की वैल्यू प्लस होती है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन फीजिबल, मतलब रिएक्शन होगा। तो ये बात लिखने की है यहां, इफ ई नॉट सेल is positive, then reaction is spontaneous or feasible. एंड ऑब्वियसली अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो फिर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, अनफीजिबल होगा। 99.99% केसेस में ये वैल्यू हमेशा प्लस आएगी। 0.1% केसेस ऐसे एग्जामिनर खुद से डिजाइन करता है कि वैल्यू माइनस में आ रही होती है, हम उसको भी आगे चल के एड्रेस करेंगे। पहले जरा कोर कॉन्सेप्ट कवर कर ले, फिर एडवांस वर्जन पे चलेंगे चैप्टर के, ठीक है। एक और चीज देखिए, ये पॉजिटिव है आपके पास, एक और चीज देखिए, ये जो ई नॉट सेल की वैल्यू है प्लस 0.3 वोल्ट से ज्यादा है, तो जब वैल्यू प्लस 0.3 वोल्ट से ज्यादा होगी तो रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। इफ रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, इसका मतलब रिएक्शन इज लाइकली टू प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। इसलिए हम ओवरऑल इक्वेशन में नोट करें इरिवर्सिबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत से बच्चे यहां क्वेश्चन करते हैं कि ये रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल, व्हाई हियर इज इरिवर्सिबल साइन, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीशन पे जा रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा ये वैल्यू प्लस 0.3 वोल्ट से ज्यादा है, तो इसको भी लिखिए, इफ E naught cell value is plus 0.3 volt, or greater than plus 0.3 volt, then reaction goes to completion, which means reaction is likely to proceed in forward direction.
बात भी है जो मुझे लगता है यहां बच्चों को मालूम होनी चाहिए। बात यह है कि इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर आपने नोटिस किया हो, लेकिन आप नोट करें मैंने इसकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि जब आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब करंट इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज तो होता है लेकिन वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी याद रखिएगा। ओके, एक और भी क्वेश्चन बच्चे यहां पर करते हैं, कहते हैं सर जब आपने इस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखने के लिए फ्लिप किया, आपने ये वैल्यू फ्लिप क्यों नहीं की? मैंने ये वैल्यू फ्लिप इसलिए नहीं की क्योंकि ये वैल्यू एज इट इज जब मैं फॉर्मूले में प्लग इन करूंगा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली फ्लिप हो जाएगी। प्लस के बजाय क्या होनी चाहिए थी, इसको फ्लिप होने के बाद माइनस हो रही है वो माइनस। विच इज वाई मैंने कहा कि जब ये फॉर्मूला अप्लाई करें, विच इज द एग्जामिनर फेवरेट फॉर्मूला, आप एज इट इज वैल्यूज को प्लग इन करें फॉर्मूले के अंदर जैसे उसने दी हुई, ऑटोमेटिकली आंसर आपका अरेंज होगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई शॉर्टकट लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो जब 2 हाफ सेल्स पॉजिटिव होंगे तो कंबाइंड कैसे होंगे, हमने ये इस एग्जांपल से ये चीज पढ़ी, राइट? मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज बताई थी, मैं दोबारा से दिखाता हूं वो चीज। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की थी, रिड्यूसिंग एजेंट की बात की थी, है ना? मैं आज फिर बात करता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? जो दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो। आप इस ओवरऑल इक्वेशन के अंदर चेक करें, रिड्यूस कौन हो रहा है? रिड्यूस कौन हो रहा है? सिल्वर आयंस हो रहे हैं। इसका मतलब सिल्वर आयंस आर एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। और आप सिल्वर नहीं कहेंगे, कंप्लीट बोलेंगे सिल्वर आयन। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? जो दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो। इस इक्वेशन में देखिए खुद कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? आप नोट करें, इस इक्वेशन में कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू कॉपर आयंस। इसका मतलब जो कॉपर मेटल है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और आपने A1 केमिस्ट्री मुझसे पढ़ी है, मैंने आपको A1 में पढ़ाया था कि ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, आप उससे भी जज कर सकते थे। सो इफ यू हैव टू हाफ सेल्स विद अ पॉजिटिव वैल्यू, उनको कैसे कंबाइन करना है, किसको ऑक्सीडेशन इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, किसको रिडक्शन की फॉर्म में लिखना है, ई नॉट राइट कहां होगा, ई नॉट लेफ्ट कहां होगा, ये आ गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें हम दो हाफ सेल्स लेंगे, जिसमें हम दोनों हाफ सेल्स नेगेटिव होंगे और उनको कंबाइन करके देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल इज half cells having negative ACP values। इस बात को समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जिंक आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कन्वर्ट होंगे जिंक में, और इसकी एसीपी की वैल्यू हो जाएगी -0.76 वोल्ट। मैग्नीशियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे मैग्नीशियम में, और इनकी वैल्यू हो जाएगी -2.38 वोल्ट। जब दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी तो क्राइटेरिया अडॉप्ट किया जाएगा, है ना? वापस क्राइटेरिया पे चलते हैं, एक मरतबा रिवाइज और कर लेते हैं। एक हमारे पास है वैल्यू मोर नेगेटिव और एक हमारे पास है वैल्यू लेस नेगेटिव, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द क्राइटेरिया नाउ। अगर वैल्यू मोर नेगेटिव होती है तो उसको हमेशा हम किस फॉर्म में लिखेंगे? ऑक्सीडेशन। और अगर वैल्यू लेस नेगेटिव होती है तो हम उसको किस फॉर्म में लिखेंगे? रिडक्शन इक्वेशन की फॉर्म में, राइट? सो हम क्या कर रहे हैं, हम ये लेस नेगेटिव है, विच इज वाई मैं इस जिंक को रिडक्शन इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा, और सरप्राइजिंगली ये ऑलरेडी रिडक्शन फॉर्म में, इसलिए एज इट इज कॉपी करूंगा।
तो ये हो जाएगा जिंक आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल साइन जिंक। मैग्नीशियम की हाफ सेल को मैंने ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखना है, एंड फॉर दैट मैंने इस हाफ सेल को फ्लिप करके लिखना है, रिवर्स करके लिखना है, ताकि ये ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखा जा सके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं, विच इज वाई मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करूंगा और मेरे पास ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज मैग्नीशियम, जिंक आयंस, जिंक प्लस मैग्नीशियम आयन, ये सॉलिड, ये एक्वस, ये सॉलिड और ये भी एक्वस। ये आपकी ओवरऑल इक्वेशन हो गई। विच इज ऑल्सो कॉल्ड फुल सेल इक्वेशन। याद रखिएगा कि ये वैल्यू आपकी क्या थी, मोर नेगेटिव, और जो वैल्यू मोर नेगेटिव होती है उसको हमेशा क्या लेते हैं हम, ऑक्सीडेशन इक्वेशन, राइट। और इसकी वैल्यू को हम कहां प्लग इन करेंगे, ई नॉट लेफ्ट में। आप नोट करें ये आपके पास लेस नेगेटिव है, अगर ये वैल्यू लेस नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिडक्शन फॉर्म में लिखी जाएगी, या रिडक्शन इक्वेशन ली जाएगी, और रिडक्शन इक्वेशन जब भी होती है उसकी वैल्यू ई नॉट राइट में लिखी जाती है। ओके, क्राइटेरिया बार बार लिख रहा हूं ताकि रीइंफोर्स हो अच्छे से। Now we need to find out the value of E naught cell, which is also called cell standard cell potential, EMF. फॉर्मूला होगा E naught right minus E naught left. E naught right, E naught right, E naught right आपका क्या है, less negative, which is minus 0.76 volt, minus as it is. E naught left कितना, E naught left क्या होता है आपका, more negative, which is minus 2.38 volt. तो यहां से E नॉट सेल आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 1.621 1.62 वोल्ट। अगेन ये वैल्यू प्लस है, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, फीजिबल। एंड ऑब्वियसली वैल्यू प्लस 0.3 वोल्ट से ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। अगेन ओवरऑल इक्वेशन से मैं जज करूंगा कि मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ड्यूरिंग द रिएक्शन खुद रिड्यूस होता है। सो आई होप यू कैन सी कि कौन रिड्यूस हो रहा है, जिंकाइंस। आई होप यू कैन सी कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, A1 में पढ़ाया था। ये स्टेटमेंट अगर जहन में है तो आप जज कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैग्नीशियम, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो अगर टू हाफ सेल पॉजिटिव होंगे कैसे कंबाइंड होगा बताया, टू हाफ सेल नेगेटिव होंगे किस पैटर्न और क्राइटेरिया पे मर्ज होंगे, कंबाइंड होंगे, ये बता दिया।
लेकिन अब थर्ड क्राइटेरिया हमारा, थर्ड टाइप, कि अगर एक वैल्यू हाफ सेल की प्लस हो और एक वैल्यू हाफ सेल की माइनस हो, हाउ कैन वी कंबाइन दीज टू, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन. एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस हो, सो कॉपर आयन ले लेते हैं. कॉपर की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इज प्लस 0.34 वोल्ट. एक वैल्यू मुझे नेगेटिव चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट जिंक आयंस. And its SCP value is minus 0.76 volt. Let me rephrase the criteria again for you. हमारे पास एक वैल्यू पॉजिटिव है, हमारे पास एक वैल्यू नेगेटिव है. तो जब वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम उस हाफ सेल को रिडक्शन इक्वेशन लेते हैं, यानी उसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे और उसकी वैल्यू को यकीनन ई नॉट राइट में प्लग इन करेंगे. अगर हमारे पास हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हो तो हम उसकी इक्वेशन को हमेशा ऑक्सीडेशन इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे. और जब हम ऑक्सीडेशन इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू को ई नॉट लेफ्ट में प्लग इन करेंगे. सॉल्व कर लेते हैं एज पर क्राइटेरिया. ये पॉजिटिव एससीपी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. रिडक्शन इक्वेशन लूंगा, ऑलरेडी रिडक्शन इक्वेशन की फॉर्म में एज इट इज कॉपी करूंगा. जिंक की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब मुझे इसको ऑक्सीडेशन इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है. एंड फॉर दैट इक्वेशन को फ्लिप करूंगा. वैल्यू कभी फ्लिप नहीं होती, मैं ऑलरेडी कह चुका हूं. वो फॉर्मूले में जाके ऑटोमेटिकली फ्लिप हो जाएगी. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड है ऑलरेडी, विच मीन्स मैं इनको कैंसिल करूंगा और मेरी ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास. दैट इज कॉपर आयन प्लस जिंक, इरिवर्सिबल एरो, जिंक आयंस प्लस कॉपर. ये आयन है तो इसका मीडियम एक्वस, ये मेटल है तो सॉलिड, ये आयन है तो एक्वस. ठीक है, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है. ये कॉन्सेप्ट है. जहां हमने ओवरऑल इक्वेशन डिटरमिन की है वहां हम ई नॉट सेल भी फाइंड आउट करेंगे. ई नॉट सेल फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट का. ई नॉट राइट में वैल्यू प्लग इन करेंगे हम मोर पॉजिटिव विच इज प्लस 0.34 वोल्ट माइनस एज इट इज. ई नॉट लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यू प्लग इन करेंगे विच इज माइनस 0.76 वोल्ट. सो यहां से ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 1.10 वोल्ट. एंड अगेन वैल्यू प्लस, इसका मतलब फीजिबल है, स्पॉन्टेनियस है. वैल्यू प्लस 0.3 ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन. तो हम यहां लिखेंगे रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और यहां लिखेंगे हम रिएक्शन goes to completion. ये 3 डिफरेंट सिनेरियोस थे हाफ सेल्स को कंबाइन करने के. मैंने कह दिया कि ये 3 डिफरेंट सिनेरियोस पूरे चैप्टर पे अप्लाई होंगे, हर केस में अप्लाई होंगे. लेकिन एक फोर्थ क्राइटेरिया भी है जो एग्जामिनर एट टाइम्स क्वेश्चन में अप्लाई कर देता है. वो कैसे करेगा जरा देखिए.
आप नोट करेंगे ये फॉर्मूला है मेरे पास, है ना। वी हैव 3 डिफरेंट वेरिएबल इन दिस फॉर्मूला, राइट। तो अगर मुझे एग्जामिनर ई नॉट सेल प्रोवाइड कर दे, ई नॉट लेफ्ट प्रोवाइड कर दे, तो वो मुझसे ये ई नॉट राइट कैलकुलेट करवाएगा। ये हो सकता है कि ई नॉट सेल और ई नॉट राइट दे दे, ई नॉट लेफ्ट कैलकुलेट करवाएगा। तो हमें ये भी देखना है कि अगर इस तरह का कोई सिनेरियो होगा आगे चल के, तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, राइट। बट उससे पहले एक और बात, मैंने 2 डिफरेंट सिनेरियोस शेयर किए हैं, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल और दूसरा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। मुझे इससे रिलेटेड प्रॉपर डेफिनेशन लेनी है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज फॉर डेफिनेशंस। ये वो डेफिनेशन है जो कि एग्जामिनर को प्रोवाइड की जाएंगी। The potential difference when the test electrode is attached to standard hydrogen electrode under standard condition, और एट टाइम्स स्टैंडर्ड कंडीशन एग्जामिनर ना लिखवा लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो आप लिख दीजिए स्टैंडर्ड कंडीशन लिख के, आप इसमें विद इन ब्रैकेट लिख के मेंशन कीजिए 1 atm प्रेशर, 298 केल्विन एंड 1 मोल पर dm क्यूब is called standard electrode potential. ओके, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जिसको आप ईएमएफ भी कहते हैं। The potential difference between the two half cells measured under standard condition स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? 1 atm प्रेशर, 298 केल्विन and 1 mole per dm. Okay,